Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in our social studies class. As you all know that in the last class, I have started the chapter number 2 from traders to rulers, right? Introduction to the important historical characters. Now, ये आपके सामने एक पिक्चर है. ये किसकी पिक्चर है? औरंगजेब जी की पिक्चर है. एंड ये कौन थे? लास्ट मुगल एम्परर. नाउ ये पिक्चर किनकी है? वास्को डिगामा जी की है. एंड ये पर्टिकुलर एक्सप्लोरर थे. इन्होंने डिस्कवर्ड किया था सी रूट टू इंडिया. नाउ औरंगजेब द लास्ट मुगल एम्परर. औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द मुगल्स रूलर. औरंगजेब कौन थे? एक लास्ट मुगल रूलर्स थे. ही एस्टेब्लिश अ कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया. इन्होंने एस्टैब्लिश करा था कंट्रोल ओवर द पूरा लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी पर, जो इसे आज जाना जाता है इंडिया के नेम से. एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors and the big zamindars began asserting their authority and establishing a regional kingdom. इनकी डेथ कब हुई थी? 1707 में. इनके आफ्टर दैट मैनी मुगल बहुत गवर्नर्स जो थे और ज़मींदार जो थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एजर्टिंग करना अपनी अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश कर दिया था अपना रीजनल किंगडम्स. As a powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब एज अ पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो गए थे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर. दिल्ली में कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन ऐसा कर पाया था एज अ इफेक्टिव सेंटर की तरह. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon that is called the British. सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? न्यू पावर इमर्ज हुई थी पॉलिटिकल हॉरिजन में. किन की थी वो? ब्रिटिशर्स की थी, द ब्रिटिश. नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बारे में बात करें. इन 1600s द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ द इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ एंड एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू द ट्रेड विद ईस्ट. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company, and the mercantile trading companies in those days are profitable primarily by excluding the competition so that they could buy the cheap and sell the dear. The first English ship sailed down to the west coast of the Africa, round the Cape of the Good Hope, and crossed the India. 1600 में क्या हुआ था? इन 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया था चार्टर. किससे? फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड से, दैट इज द क्वीन एलिजाबेथ वन. और ग्रांट कर दिया था सोल राइट ट्रेड करने का विद ईस्ट के साथ. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दिस meant दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी अदर ऐसा कोई ट्रेडिंग ग्रुप नहीं था इंग्लैंड के अंदर जो कम्पीट कर पाए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड द मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी दोज डेज में मेड प्रॉफिट प्राइमरी बाय एक्सक्लूडिंग द कंपटीशन को एक्सक्लूड करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही थी. सो दैट दे कुड बाय द चीप, सस्ते रेट पर खरीदती थी और अपने सेल डीलर्स को बेचती थी. एंड द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडिया. It was a Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स द ट्रेड इन बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था ट्रेडिंग करना बंगाल में. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? ऑन द बैंक्स ऑफ नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651 में. Right, it was the base from which the company traders known at that time as a factor. ये वही एक बेस था उनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेडिंग करने के लिए. The factory had a warehouse where the goods for export were stored and it had office where the company of ऑफिशियल सेट. एक फैक्ट्री का वेयर हाउस था जहाँ पर गुड्स रखे जाते थे जो एक्सपोर्ट करने होते थे, स्टोर किए जाते थे वहाँ पर. एंड इट हैज़ ऑफिस ऑल्सो वेयर द कंपनी ऑफिशियल सेट. By the 1696 it began to building a fort around the settlements, and the 2 years later it bribed the Mughal officials into giving the company zamindari right over their 3 villages, and one of these are Kalikata, which grew later the Kolkata and the Kolkata. The concept of the farming. The East
India Company also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue the farman granting the company the right to trade. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, परsuade करा था किनको, मुगल एम्परर औरंगजेब को इशू करने के लिए एक फारमैन जो ग्रांट करता था कंपनी को राइट टू ट्रेड। फारमैन क्या होता है, कंपनी को किसी भी चीज़ को ग्रांटिंग करिए चाहता है कि ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन। द फारमैन ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड था, मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं था। बट द ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू पे द ड्यूटी ऑन प्राइवेट ट्रेड, बट ऑफिशियल्स को कहा गया था कि वो पे करे ड्यूटी एक प्राइवेट ट्रेड पर। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, अब ट्रेड कैसे चेंज हो गया बैटल में। द अर्ली 18th century the conflicts between the company and the नवाब of the Bengal इंटेंसीफाइड। क्या हुआ था, अर्ली 18th century में कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई झगड़े हो गए थे कंपनी के साथ एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, द बंगाल नवाब्स asserted their power and the autonomy as the other regional power were doing that time, and the Murshid Qali Khan was followed by the Ali Wardi Khan and the Ten, and then the Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was sorting the ruler. The Nawabs refused to grant the company concession. Nawabs ने refuse कर दिया कि हम कंपनी को concession नहीं देंगे, demand of the large tribute for the company right to trade, and denied it any right to mint the coins and thus stopped it from extended its fortification, right? The company was also convinced that to expand the trade, it had to enlarge its settlement and to buy up the villages and rebuilding the forts. The conflict led to the famous Battle of the Plasse. अब ये conflict कहाँ change हो गया, Battle of Plasse में. Now the Battle of Plasse, after the death of the Ali Wardi Khan and the Sirajuddaulah became the Nawab of the Bengal. The company was worried about his power, and the keen puppet ruler who would willingly give their trade concession and the other privileges, right? And the infuriated Sirajullah asked the company to stop the meddling in the political affairs of his domination, stop the fortification, and to pay the revenues. After the negotiation failed, the Nawab sent the 30,000 soldiers to the English factory, captured the English officials, locked the warehouse, blocked the English ships also. Now the British army was vastly outnumbered, consisting of the 800 Europeans and the 200 Indians. ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो वास्टली आउटनंबर्ड हो गई थी, मीन्स बहुत बड़ी हो गई थी, जिसके अंदर 800 यूरोपियंस थे एंड द 2200 इंडियंस थे. द नवाब हैड an army of about the 50,000. नवाब की जो आर्मी थी वो 50,000 के नियर थी. And the British general Robert Clive bribed the Nawab uncle and the chief of the army Mir Zafar, who controlled the artillery and the much of the army. The result was a Sirajuddaula was deserted by the best troops in his army, and the British easily defeated to those who remained the loyal. The Battle of the Plasse took place on the June 23rd, 1757, and the Battle of Plasse is considered to be the start of the British rule in India. Now, students, I will discuss the rest of the part with you in the next class. Thank you and have a nice day.